नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक व्यभिचारी राजा की राजकुमारी और दयालु राजकुमार। प्राचीन समय में एक नगर था चमनगढ़। वहां एक चंद्रभानु नाम का परम प्रतापी राजा राज करते थे। राजा धर्मपरायण और न्यायप्रिय थे। वह प्रजा का पालन बहुत ठीक से करते थे। राजा की एक रानी थी भानुमती। वह बहुत ही रूपवती थी। राजा की एक राजकुमारी थी जिसका नाम दीपशिखा था, जो बिल्कुल मां पर गई थी। वह परम सुंदरी थी। वहीं राजा का एक राजकुमार था, सूर्यभानु था, जो अपनी बहन की तरह ही बहुत सुंदर था। भगवान ने उसे गजब का सुंदर रूप दिया था, साथ ही बहुत शक्तिशाली था। राजा अहिंसा में विश्वास करते थे, इसलिए उनके पास बहुत बड़ी सेना नहीं थी। राजा का एक पड़ोसी राजा था जिसका नाम दुर्मुख था। वह बहुत क्रूर और अत्याचारी राजा था। वह एक स्त्रीलोभी राजा था। वह जब भी किसी दुश्मन राजा पर आक्रमण करता तो जीतने के बाद धन भले ही कम लाता, परंतु उस राजा के रानी और राजकुमारियों को अवश्य साथ ले आता और उनके साथ बहुत क्रूरता से व्यभिचार करता। वह पशु से भी बदतर राजा था। उसकी उम्र भी कोई कम नहीं थी। वह चौथेपन भी पार कर रहा था, परंतु उसकी वासना की भूख नहीं मिटी थी। एक दिन दुर्मुख को उसके गुप्तचरों ने बताया कि महाराज, इस वक्त सारे संसार में सबसे मदमस्त और सबसे सुंदर राजकुमारी दीपशिखा है। राजा दुर्मुख गुप्तचरों से पूछा कि कौन है दीपशिखा, कहाँ रहती है, किसकी बेटी है। तब गुप्तचरों ने बताया कि महाराज, वह आपके पड़ोसी राजा चंद्रभानु की पुत्री है। राजा दुर्मुख खूब जोर से हंसा और बोला, अच्छा, उस मच्छर के पास इतनी सुंदर राजकुमारी है। वह इतना कमजोर राजा है कि उसके पास युद्ध का निमंत्रण भेजने में भी शर्म महसूस हो रही है। दुर्मुख ने अपने मंत्री को बुलाया और बोला कि भेंट के बच्चे चंद्रभानु को खबर भेजवाओ कि वह मीठे आम और उसके पेड़ को हमारे पास एक सप्ताह में भेज दे, वरना हम उसका सर्वनाश कर देंगे। मंत्री बोला, क्षमा करें महाराज, आपकी बात हमारी समझ में नहीं आई। आप आम और पेड़ के लिए युद्ध काहे करेंगे। दुर्मुख बोला, मूर्ख मंत्री, मैं चंद्रभानु की रानी और राजकुमारी की बात कर रहा हूं। मंत्री थोड़ा धार्मिक था। उसे राजा के पशुओं वाला व्यवहार बहुत बुरा लगता था। वह सोचता कि इस संसार में कोई भी इंसान इतना गिरा नहीं होगा कि मां और बेटी दोनों से संबंध स्थापित करे, परंतु उसकी विवशता थी। राजा के सामने अपना मुंह नहीं खोल सकता था, परंतु वह जानता था कि इस पापी का पाप का घड़ा किसी न किसी दिन अवश्य भरेगा और उस दिन गेहूं के साथ घुन भी पीस जाएगा। वह भारी मन से राजा चंद्रभानु को संदेशा भेजवाया कि वह अपनी इज्जत मान सम्मान सब दुर्मुख को सौंप दे। रानी और राजकुमारी दोनों उस कसाई के हवाले बलि चढ़ने के लिए भेज दे, नहीं तो एक हफ्ते बाद बहुत रक्तपात के बाद चंद्रभानु का सर्वनाश कर रानी और राजकुमारी दुर्मुख की हो जाएगी। राजा चंद्रभानु का जब यह पत्र मिला तो उसके पैरों के तले की जमीन खिसक गई। वह सोचने लगा कि हमारे पास तो दुर्मुख से लड़ने लायक सेना ही नहीं है, अर्थात वह लुटेरा रानी और राजकुमारी को लूट ले जाएगा। तभी दरबार में राजकुमार सूर्यभानु आ गया। वह अपने पिता को देखकर बोला, पिताजी, आज आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। राजा ने उसे वह पत्र सौंप दिया। राजकुमार उस पत्र को बहुत ध्यान से पढ़ा, फिर पिता से बोला, बस आप इतनी सी बात के लिए चिंतित हो रहे हैं। आप राजकुमारी और रानी को दुर्मुख के पास भेजने की तैयारी करें।
हम सिर्फ 2 स्त्रियों के लिए अपनी प्रजा पर अत्याचार नहीं करा सकते। हारानी और राजकुमारी के साथ 500 दासियां भी जाएगी। राजा बोला, राजकुमार, तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम अपनी माँ और बहन के लिए क्या बोल रहे हो? राजकुमार बोला, आखिर इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। आपने अपनी सुरक्षा के लिए सेना बनाई ही नहीं है। आप अहिंसक हो तो ये त्याग तो हमें करना ही पड़ेगा। हम अगर स्वेच्छा से भेज देते हैं तो हमारी जान बच जाएगी, नहीं भेजते हैं तो हमें मारकर रानी और राजकुमारी को ले जाएगा, परंतु ले अवश्य जाएगा। इतना कह राजकुमार रानी और राजकुमारी के पास गया। उन्हें भी इस बात की भनक लग गई थी। दोनों बहुत भयभीत थी। तभी राजकुमार ने उनके कान में कुछ कहा। उसके बाद रानी और राजकुमारी के चेहरे खिल उठे। दोनों बोली, अवश्य ही हम दुर्मुख के पास जाएंगे। यह सब देख राजा पागल हुआ जा रहा था। वह देख रहा था कि राजकुमार, राजकुमारी और रानी को दुर्मुख के पास भेजने को तैयार है और रानी और राजकुमारी उसके पास जाने के लिए उतावला हो रही है। राजा चंद्रभानु को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसने अपने राजगुरु चंद्रचूड़ को बुलाया और स्थिति से अवगत कराया। तब राजगुरु राजा से बोले, महाराज, राजकुमार ठीक ही तो कह रहे हैं और राजकुमारी और रानी भी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं। आप उन पर शंका ना करें। परिस्थिति जब उल्टी पड़ जाती है तो बहुत समझदारी से काम लेना पड़ता है और राजकुमार वही कर रहे हैं। उन्हें अपनी मां और बहन की इज्जत का ख्याल कहीं आपसे ज्यादा है। वह जीते जी उन पर आंच नहीं आने देंगे। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं कि बहुत बड़े बड़े बलवान भी कुछ देर के लिए बहुत अदना दुश्मन से समझौता कर लेते हैं, परंतु मौका मिलते ही उसे दबोच लेते हैं। एक नगर में एक सेठ रहते थे। वह बूढ़े हो चले थे। उसने घर में एक लकड़ी की तिजोरी रखी थी। बुढ़ापे के कारण अक्सर उसमें ताला लगाना भूल जाते थे। जब उन्हें ख्याल आता तो फिर जाकर उसमें ताला लगाते थे। एक दिन अलमारी खुला छोड़ सेठ घर से बाहर चले गए। उधर उनके घर से बाहर एक सर्प एक चूहे का पीछा कर रहा था। चूहा भागकर सेठ के घर में चला गया और अलमारी खुला देख उसी में घुस गया। सांप भी चूहे का पीछा करते हुए अलमारी में घुस गया। उधर सेठ को ख्याल आया कि आज तो मैंने अपनी अलमारी बंद ही नहीं किया है। तो वह जल्दी से घर में आया और अलमारी में ताला लगा दिया। सर्प और चूहा अलमारी में ही बंद हो गए। अलमारी के अंदर सांप और चूहे का आमना सामना हो गया था। चूहा थरथर कांप रहा था। सर्प चाहता तो उसे तत्क्षण गटक जाता, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसे अलमारी से बाहर निकलना था और अलमारी से बाहर उसे चूहा ही निकाल सकता था। तब सर्प ने थर-थर कांप रहे चूहे से बोला, प्रणाम चूहा मामा, आप मुझसे इतना भयभीत क्यों हो? आप नहीं जानते हो क्या उस खबर को? अरे हम सर्पों ने एक मीटिंग किया था कि हम अब चूहे को कभी नहीं मारेंगे। चूहा ही है जो हमारे रहने के लिए मांद बनाते हैं और उनके इस उपकार के बदले हम उन्हें देते तो कुछ नहीं, उल्टे मार कर खा जाते हैं। तो हमारे सरदार ने कल ही फैसला लिया कि अब हम कभी भी चूहों को नहीं मारेंगे। यही समाचार सुनाने के लिए मैं आपका पीछा कर रहा था, परंतु आप हैं कि भागे जा रहे हैं। और यह शुभ समाचार सुनाने के लिए मैं इतना उतावला था कि इस अलमारी में घुस गया। अब यहां आपके साथ फंस गया हूं। अब आप ही हो जो मुझे यहां से निकाल सकते हो। चूहा डरते डरते बोला, मैं यहां से निकालने का व्यवस्था तो कर दूंगा, परंतु तुम मुझे खाओगे तो नहीं। सर्प बोला, मामा गजब करते हो। तुमने कभी सुना है कि कोई भांजा अपने मामा को खा गया हो? चूहा बोला, कभी सुना तो नहीं, परंतु मुझे बहुत डर लग रहा है।
सर्प बोला, मामा डर त्यागो और अलमारी को काट डालो। चूहे ने अपने तीखे दांतों से अलमारी को काट दिया। वह सर्प से बोला, भांजा पहले तुम बाहर निकलो, पीछे से मैं आता हूं। सर्प बाहर निकल गया और चूहे के निकले का इंतजार करने लगा। चूहा जो ही अलमारी से बाहर निकला, सर्प ने उसे पकड़ लिया। चूहा बोला, भांजा ये क्या कर रहे हो? सर्प बोला, तुम्हें खा रहा हूं और क्या? चूहा बोला, और वो समझौता? सर्प बोला, अच्छा वो तो मुसीबत में फंसने भर के लिए था। और सर्प चूहे को निगल गया। राजगुरु ने बताया कि महाराज, इस वक्त दुर्मुख के गुप्तचर हमारे दरबार में फैले हुए हैं। राजकुमार गुप्तचरों को दिग्भ्रमित करने के लिए यह सब कर रहे हैं। उनकी योजना बहुत बड़ी है। वह जानते हैं कि हम सामने से दुर्मुख से मुकाबला नहीं कर सकते, परंतु अपने बुद्धि कौशल से उसे पराजित कर सकते हैं। आप निश्चिंत होकर मौन रहें, सब कुछ शुभ होगा। 7वां दिन भी आ गया। रानी राजकुमारी अपने 500 दासियां दुर्मुख के दरबार के लिए पालकी में बैठ प्रस्थान कर गई। राजा चंद्रभानु यह सब देख औंधे मुंह अपने कक्ष में जा गिरा था। वह रानी और राजकुमारी के दुर्मुख के पास जाने से सदमे में था। तभी रानी और राजकुमारी ने उसके कक्ष में प्रवेश किया। यह देख राजा चकित हुआ। वह रानी से पूछा, तुम लौट आए? रानी बोली, मैं गई कहा थी जो लौट आई। मैं तो यही थी, राजकुमारी भी यही है। हमारे दरबार की कोई स्त्री दुर्मुख के पास नहीं गई है। दुर्मुख के पास रानी बनकर हमारे राजगुरु का पुत्र वीरभद्र गया है और राजकुमारी बनकर हमारे राजकुमार गए हैं, और वो 500 पालकियों में स्त्री बनकर हमारे खास वीर सैनिक गए हैं और पालकियों में जीतने कहार लगे हैं। सब एक से बढ़कर एक योद्धा है। भगवान ने चाहा तो सब शुभ होगा। आज की रात दुर्मुख की आखिरी रात होगी। उस राज्य को एक क्रूर राजा से मुक्ति मिल जाएगी। राजा को अपने राजकुमार सूर्यभानु पर बहुत गर्व हुआ। उन्हें पहली बार लगा कि हमारा बेटा एक कुशल शासक बनेगा। उधर रानी और राजकुमारी को दरबार में पहुंचने से दुर्मुख बहुत खुश हुआ। वह रात में रानी और राजकुमारी को अपने कक्ष में बुलाया। वह रानी और राजकुमारी से बोला, आज मैं दोनों से एक साथ सुहागरात मनाऊंगा। राजकुमारी बोली, पहले मैं आपसे गले तो मिल लूं। वर्षों से आपसे मिलने के लिए बेकरार थी। राजकुमारी बनी राजकुमार अपने मजबूत हाथों से दुर्मुख का गला पकड़ लिया। उसकी चीख भी नहीं निकल सकी। वह तड़प कर मर गया। राजकुमारी अपने कक्ष से बाहर निकली और उसके सैनिकों से बोली कि राजा ने हमारी सेवा से खुश होकर हमें राजगद्दी सौंप दी है। मुझे सिंहासन तक ले चलो। वह सिंहासन पर बैठ आदेश दिया कि अभी इसी वक्त राजा के पुराने सैनिक महल से बाहर चले जाए। सभी सैनिक बाहर चले गए। योजना अनुसार अपने सैनिकों की तैनाती राजकुमार ने पूरे महल में कर लिया। चूंकि राजाओं का शासन सिंहासन से चलता था, तो इस वक्त सूर्यभान का उस पर कब्जा हो गया। दुर्मुख अपनी राजकुमारी सुभावती को जेल में बंद कर रखा था, क्योंकि उसके गलत कारनामे का विरोध करती थी और पड़ोसी चंद्रभानु राजा के पुत्र सूर्यभानु को दिलोजान से चाहती थी, इसलिए उसे बहुत यातनाएं देता था। उसे जब पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है और अब यहाँ का राजा राजकुमार सूर्यभान है, तो बहुत खुश हुई। उसकी तो जैसे मुराद ही पूरी हो गई। उसी को तो वह अपने दिल में संजोए बैठी थी, परंतु उसे एक भय खाए जा रहा था कि पता नहीं सूर्यभानु एक दुष्कर्मी राजा की बंदी पुत्री को स्वीकारेगा या नहीं। परंतु जब सूर्यभान को खबर मिली कि यहाँ की राजकुमारी जेल में बंद है और उसका गुनाह बस इतना था कि वह आपसे प्रेम करती है, तो सूर्यभानु ने उसे जेल से निकाला और उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। सुभावती ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया।
इस प्रकार सूर्यभानु अपनी सूझबूझ से बहुत कम सैनिक होते हुए भी एक ताकतवर दुष्ट राजा का दमन कर उसका अंत कर दिया। वह अपने मित्र वीरभद्र को वहां का राजा बनाकर वहां की राजकुमारी को साथ ले अपने नगर लौट आया। उसने अपनी बहन का विवाह वीरभद्र से करा दिया, क्योंकि वह जानता था कि उसकी बहन वीरभद्र से बहुत प्रेम करती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।